यूनिट 4 इरावती कर्वे और ए आर देसाई भारत सोशियोलॉजी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम के लिए इसे अच्छे से समझें। कभी सोचा है कि भारत का समाज, इसके रिश्ते नाते, ये सब इतने जटिल क्यों हैं? आज हम एक ऐसी जबरदस्त स्कॉलर इरावती कर्वे के बारे में जानेंगे, जिन्होंने हमें भारतीय समाज को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। और पता है, उनकी बातें आज भी उतनी ही काम की हैं। तो आज हम 5 हिस्सों में उनके काम को समझेंगे। पहले जानेंगे कि वो कौन थीं, फिर उनकी सबसे ज़रूरी किताबों पर नज़र डालेंगे, समाजशास्त्र में उनके बड़े योगदान को समझेंगे, उनकी सोच की खासियतों को जानेंगे और आखिर में उनकी विरासत पर बात करेंगे। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन उनके पूरे काम का सार है। उनका कहना था कि भाई, अगर भारत को समझना है तो विदेशी चश्मा उतार कर देखो, अपनी ज़मीन से, अपने नज़रिए से। और ये उस जमाने में एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, एक अग्रणी विद्वान। आखिर कौन थी इरावती कर्वे और कैसे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई? जरा सोचिए, साल 1905 में जन्म हुआ, एक ऐसा दौर जब लड़कियों की पढ़ाई ही बड़ी बात थी। वो विदेश तक गईं। ये थी इरावती कर्वे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पुणे के डेक्कन कॉलेज में रिसर्च करते हुए बिता दी, भारतीय समाज की एक एक परत को समझने में। और 1970 में जब वो गुजरीं तो अपने पीछे ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ गई। अब उनके काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। ऐसा समझिए कि उन्होंने पश्चिम से औजार तो लिए, लेकिन उनसे खेती भारतीय जमीन पर की। मतलब साइंटिफिक तरीके अपनाए, लेकिन उन्हें हमारे अपने समाज के हिसाब से ढाला। उन्होंने अलग अलग समाजों की तुलना की, हर चीज का विश्लेषण किया, और नतीजा, भारतीय समाज की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो एकदम नई थी, एकदम असली। किसी भी स्कॉलर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी किताबें। तो आइए इरावती कर्वे की उन 3 जबरदस्त किताबों की दुनिया में चलते हैं जो इंडियन सोशियोलॉजी की नींव मानी जाती हैं। तो सबसे पहले उनकी सबसे मशहूर किताब, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये भारत में रिश्तों के ताने बाने को समझने के लिए एक गाइड बुक जैसी है। तो इसमें उन्होंने क्या बताया? उन्होंने पहली बार साइंटिफिक तरीके से ये दिखाया कि उत्तर और दक्षिण भारत में रिश्तेदारी के तौर तरीके कितने अलग हैं। कहीं पिता का वंश चलता है तो कहीं माँ का। शादी के नियम, गोत्र सिस्टम, इन सब पर उन्होंने इतनी गहराई से काम किया और ये साबित कर दिया कि भारत में रिश्तेदारी का मतलब सिर्फ परिवार नहीं, ये तो पूरे इलाके की कल्चर का आईना है। अच्छा, अब आते हैं उनकी दूसरी बड़ी किताब पर, हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें उन्होंने रिश्तेदारी से एक कदम आगे बढ़कर पूरे हिंदू समाज के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया क्या था? यही कि अगर हिंदू समाज को समझना है तो धर्म, जाति और परिवार को अलग अलग नहीं देख सकते। ये तीनों एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। इन्हीं से मिलकर समाज की पूरी चादर बुनी जाती है। और अब उनकी सबसे अनोखी किताब, युगांत। ये कोई टिपिकल सोशियोलॉजी की किताब नहीं है, ये तो कुछ और ही है। साहित्य और समाज विज्ञान का एक जबरदस्त मेल। सोचिए, उन्होंने महाभारत के कैरेक्टर्स को एक सोशियोलॉजिस्ट की आंखों से देखा। भीष्म, द्रौपदी, कर्ण, ये सब सिर्फ कहानी के पात्र नहीं, बल्कि अपने समाज, अपनी भावनाओं के जीते जागते नमूने बन गए। इस किताब से पता चलता है कि कर्वे एक बेहतरीन रिसर्चर तो थी ही, एक कमाल की स्टोरी टेलर भी थी। तो इन किताबों के जरिए उन्होंने सोशियोलॉजी को क्या दिया? चलिए अब उनके मुख्य योगदानों को समझते हैं। तो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, उन्होंने रिश्तेदारी यानी किनशिप को एक सीरियस साइंटिफिक सब्जेक्ट बना दिया। उन्होंने ये बात साबित की कि भारत में समाज की असली बुनियाद ही परिवार और रिश्ते हैं। आज भी देखिए, शादी के नियम, गोत्र, ये सब सिर्फ पर्सनल मामले नहीं है, ये हमारे पूरे समाज का ढांचा तय करते हैं। जाति को लेकर भी उनका नजरिया बहुत हटकर था। उन्होंने इसे सिर्फ एक ऊंच नीच वाली सीढ़ी की तरह नहीं देखा। नहीं, उनके लिए जाति एक कल्चर का हिस्सा थी, एक ऐसी संस्था जो हजारों सालों के इतिहास से बनकर निकली है। और भी कुछ जरूरी बातें थी। उन्होंने हमेशा कहा कि कोई एक इंडियन सोसाइटी नहीं है, भारत में बहुत सारी सोसाइटीज है, हर इलाके की अपनी अलग और
एक महिला स्कॉलर होने के नाते उन्होंने परिवार में औरतों की क्या जगह है, इस पर भी एक बहुत जरूरी नजरिया पेश किया। तो अब ये तो साफ है कि उनका अप्रोच काफी यूनिक था। तो क्या थी उनकी विचारधारा की खासियतें? चलिए देखते हैं। 4 चीजें उनके काम की पहचान है। 1. सब कुछ भारतीय कॉन्टेक्स्ट में। 2. साइंटिफिक और कंपैरेटिव तरीका। 3. कल्चर और सोसाइटी को हमेशा साथ में देखना। और 4, ये बहुत ज़रूरी है, उनकी भाषा बहुत सरल और साफ थी। मुश्किल बातें भी ऐसी लिखती थी कि आम इंसान भी समझ जाए। ठीक है, तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, उनकी विरासत, लेगेसी एंड इवैल्यूएशन। मतलब उनके काम का आज क्या महत्व है, उसकी क्या खूबियां थीं और क्या कमियां। देखिए, उनके काम की सबसे बड़ी ताकत थी भारतीय समाज की गहरी समझ, खासकर रिश्तेदारी की। आज भी उनका काम इस मामले में बेजोड़ है। लेकिन हाँ, कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं दिया और कभी-कभी उनका विश्लेषण पारंपरिक फ्रेमवर्क में ही रह गया। पर इन सब के बावजूद एक बात तो तय है, इरावती कर्वे का काम इंडियन सोशियोलॉजी के लिए एक मील का पत्थर है। उन्होंने इस फील्ड को एक नई दिशा दी, एक भारतीय आवाज दी, और ये बात हमेशा याद रखी जाएगी। आज हम भारतीय गांव के जटिल सामाजिक ताने-बाने को समझने के लिए समाजशास्त्री इरावती कर्वे के बेहद महत्वपूर्ण काम को समझने की कोशिश करेंगे। कर्वे का जो सबसे बड़ा तर्क है वो यही है कि एक गांव सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता, ये एक जीती जागती संगठित सामाजिक व्यवस्था है। और आज हम इसी बात को गहराई से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम कर्व के विश्लेषण के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे, एक-एक करके गांव के हर पहलू पर नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। जब इरावती कर्वे गांव को एक लघु समाज या एक मिनी सोसाइटी कहती हैं, तो उनका असल में मतलब क्या होता है? कर्वे के अनुसार ग्राम समुदाय की पहचान उसकी लोकेशन से नहीं, बल्कि उसके अंदर बसे रिश्तों के जाल से होती है। ये परिवार, वंश, जाति, इन सब के आपस में जुड़े होने से बनता है। मतलब गांव में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, वो हमेशा इन अलग-अलग समूहों का हिस्सा होता है। उसकी पहचान ही इन समूहों से जुड़ी हुई होती है, जो कि कई पश्चिमी समाजों की व्यक्तिवादी सोच से बिल्कुल अलग है। तो अब सवाल उठता है कि इस समुदाय की नींव क्या है? ये पूरा ढांचा किस चीज पर खड़ा है? चलिए देखते हैं। कर्वे रिश्तेदारी को बहुत ज्यादा महत्व देती हैं। उनके लिए यही वो बुनियाद है जिससे किसी व्यक्ति को समाज में पहचान मिलती है। परिवार से ही सब कुछ शुरू होता है और विवाह के जरिए ये रिश्ते और फैलते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। कर्वे बताती है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में रिश्तेदारी के पैटर्न कितने अलग हैं। उत्तर में शादी से नए गांवों के बीच रिश्ते बनते हैं, जबकि दक्षिण में अक्सर अपने ही जान पहचान और रिश्तेदारों के दायरे में शादी करके पुराने रिश्तों को और मजबूत किया जाता है। ठीक है, तो नींव तो हो गई रिश्तेदारी। अब देखते हैं कि इस इमारत के वो कौन से खंभे हैं जो इसे संभाले रखते हैं, और वो हैं जाति और अर्थव्यवस्था। कर्वे के अनुसार जाति व्यवस्था सिर्फ एक सामाजिक ढांचा नहीं, बल्कि एक आर्थिक ढांचा भी है। हर जाति का एक पारंपरिक पेशा होता है और इसी वजह से हर कोई अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। इसे ही परस्पर निर्भरता कहते हैं। ये टेबल देखिए, ये इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। किसान को औजारों के लिए लोहार की जरूरत है और लोहार को अनाज के लिए किसान की। नाई जैसी सेवाएं तो सबको चाहिए। इसी तरह पूरा गांव एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो इतनी अलग अलग जातियों और समूहों वाली इस जटिल व्यवस्था को कौन सी चीज एक साथ बांध कर रखती है? कर्वे यहाँ 2 बड़ी शक्तियों की पहचान करती हैं। एक है धर्म और दूसरी है पंचायत। गांव में होने वाले त्योहार, मेले, पूजा पाठ, ये सब मिलकर एक सांस्कृतिक एकता पैदा करते हैं। ये वो मौके होते हैं जब पूरा गांव एक साथ आता है और एक समुदाय होने की भावना मजबूत होती है। और दूसरी तरफ है पंचायत। पंचायत का काम सिर्फ झगड़े निपटाना नहीं है, वो सामाजिक नियमों को लागू करती है, सजा देती है और ये पक्का करती है कि अलग-अलग समूहों के बीच एक संतुलन बना रहे। लेकिन क्या गांव में हमेशा सब कुछ इतना शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ही रहता था? कर्वे ने इस बात को भी माना कि गांव सिर्फ सहयोग की जगह नहीं, बल्कि संघर्ष और बदलाव की जगह भी है। तो देखिए, गांव में एक ही समय पर दोनों चीजें चल रही होती हैं।
एक तरफ आर्थिक जरूरतों और त्योहारों की वजह से सहयोग है, तो दूसरी तरफ जाति, जमीन के झगड़े और गरीबी अमीरी की वजह से तनाव भी है। और उनका काम ये भी बताता है कि वक्त के साथ चीजें कैसे बदल रही हैं। आधुनिक शिक्षा, लोगों का शहरों की ओर जाना, संयुक्त परिवारों का टूटना और राजनीति का दखल, इन सब ने गांव के पारंपरिक ढांचे को बदलना शुरू कर दिया है। तो आखिर में इरावती कर्वे के इस पूरे विश्लेषण का आज क्या महत्व है? भारतीय समाज को समझने में इसका क्या स्थायी प्रभाव रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने गांव को देखने का एक वैज्ञानिक नजरिया दिया। उन्होंने हमें समझाया कि रिश्तेदारी और जाति कितने महत्वपूर्ण है और गांव सिर्फ घरों का झुंड नहीं, बल्कि एक जीता जागता सामाजिक सिस्टम है। हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि उनके काम की आलोचना भी हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उन्होंने गांव की एक बहुत ही आदर्श तस्वीर पेश की और उसके अंदर होने वाले आर्थिक शोषण और संघर्ष को शायद नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो कर्वे का विश्लेषण ग्रामीण भारत को समझने के लिए आज भी एक बेहद जरूरी समाजशास्त्रीय नजरिया है। यह हमें बताता है कि गांव एक संगठित नेटवर्क है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपने कभी सोचा है कि एक भारतीय गांव आखिर चलता कैसे है? मतलब ये सिर्फ कुछ घरों और खेतों का कलेक्शन तो नहीं है, है ना? आज हम समाजशास्त्री इरावती कर्वे की आंखों से इसी जटिल दुनिया की एक एक परत को खोलकर समझेंगे। यही कर्वे का सबसे बड़ा पॉइंट था। वो कहती थी कि गांव कोई बेजान भौगोलिक जगह नहीं है। नहीं, ये तो एक जीता जागता, सांस लेता हुआ सामाजिक सिस्टम है जो पूरी तरह से रिश्तों के ताने बाने पर टिका है। तो चलिए और गहराई से समझते हैं कि उनका असल में इससे मतलब क्या था। ठीक है, तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम गांव को एक सामाजिक सिस्टम की तरह देखेंगे, फिर रिश्तेदारी और परिवार की बात करेंगे, उसके बाद जाति और अर्थव्यवस्था पर आएंगे, फिर धर्म और पंचायत की भूमिका समझेंगे, बदलाव और संघर्ष को देखेंगे और आखिर में इरावती कर्वे की विरासत पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जब इरावती कर्वे कहती है कि गांव अपने आप में एक छोटा समाज या मिनिएचर सोसाइटी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि गांव की पहचान उसकी जमीन या नक्शे पर खींची लकीरों से नहीं होती। नहीं, गांव की असली पहचान है वहां के लोगों के बीच के रिश्ते। ये जो रिश्तों का एक जटिल जाल है ना, बस यही गांव को एक गांव बनाता है। सोचकर देखिए, गांव में कोई भी इंसान अकेला नहीं है। हर एक व्यक्ति एक ही समय में एक परिवार का सदस्य है, एक वंश का हिस्सा है, एक जाति से जुड़ा है, एक धार्मिक समूह का भी हिस्सा है। और कमाल की बात यह है कि ये सारी पहचानें एक दूसरे में गुंथी हुई हैं, अलग नहीं हैं। अच्छा, तो इन सारे समूहों की इस पूरे ताने बाने की बुनियाद क्या है? वो है रिश्तेदारी, यानी किनशिप। सामाजिक ढांचे की इमारत इसी नींव पर खड़ी होती है। यही रिश्तेदारी तय करती है कि समाज में आपकी पहचान क्या है, आपकी जगह कहाँ है, और फिर शादी ब्याह के जरिए ये रिश्ते और भी फैलते हैं और मजबूत होते जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव तक। और देखिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात कर्वे ने नोट की, वो ये कि पूरे भारत में रिश्तेदारी के नियम एक जैसे नहीं हैं। जहां उत्तर भारत में शादियां अक्सर नए गांवों के साथ गठबंधन बनाने का एक तरीका होती हैं, वहीं दक्षिण भारत में शादियां ज्यादातर करीबी रिश्तेदारों के बीच ही होती हैं। इससे जो पुराने रिश्ते हैं वो और भी पक्के हो जाते हैं। चलिए, अब आते हैं उन दो बड़े स्तंभों पर जो गांव के इस पूरे ढांचे को संभाल कर रखते हैं, और वो हैं जाति और अर्थव्यवस्था। कर्वे के विश्लेषण के अनुसार जाति व्यवस्था सिर्फ एक सामाजिक ऊंच नीच का सिस्टम नहीं है, बल्कि ये गांव की अर्थव्यवस्था को चलाने का एक फ्रेमवर्क भी है। हर जाति का एक पारंपरिक वंशानुगत पेशा होता है और यहीं से बनती है आपसी निर्भरता। आप देखिए, किसान को अपने हल के लिए लोहार की जरूरत है, लोहार को खाने के लिए किसान के अनाज की जरूरत है। बढ़ई और नाई जैसे दूसरे समूह भी इसी तरह जुड़े हुए हैं। हर कोई अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। ये एक पूरी तरह से इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे अलग अलग समूहों जिनकी अपनी अपनी पहचान है, उनको एक साथ बांधकर क्या रखता है? कर्वे कहती हैं, इसके पीछे दो बड़ी ताकतें हैं। एक है धर्म और दूसरा है पंचायत। सोचिए, गांव के त्योहार, मेले या मंदिर मस्जिद में होने वाली गतिविधियां,
ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, ये वो मौके हैं जब पूरा गांव एक साथ आता है, एक दूसरे से मिलता है। यही साझा अनुभव लोगों के बीच एक मजबूत समुदाय की भावना जगाते हैं। और जब लोगों के बीच कोई मनमुटाव या झगड़ा हो जाए तो सामने आती है पंचायत। पंचायत सिर्फ झगड़े नहीं सुलझाती, बल्कि वो सामाजिक नियमों को लागू भी करती है और अलग-अलग समूहों के बीच एक संतुलन बनाकर रखती है। ये गांव का सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि गांव हमेशा एक शांतिपूर्ण आदर्श जगह होती है? इरावती कर्वे कहती हैं, नहीं, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गांव में सहयोग और संघर्ष दोनों एक साथ मौजूद रहते हैं। एक तरफ जहां आर्थिक जरूरतें और सांस्कृतिक मूल्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ जाति को लेकर तनाव, जमीन के झगड़े और आर्थिक असमानता संघर्ष को भी जन्म देते हैं। और हाँ, कर्वे ने ये भी देखा कि पारंपरिक ढांचा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आधुनिक शिक्षा, लोगों का शहरों की तरफ जाना, संयुक्त परिवारों का टूटना और यहाँ तक कि पंचायत में बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप, ये सारी चीजें इन पुराने रिश्तों की शक्ल बदल रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इरावती कर्वे के इस पूरे काम की विरासत क्या है। आज के समय में हम उनके विश्लेषण से क्या सीख सकते हैं? देखिए, उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने भारतीय गांवों को देखने का एक वैज्ञानिक नजरिया दिया। उन्होंने हमें समझाया कि गांव एक जीता जागता डायनामिक सोशल सिस्टम है। उन्होंने रिश्तेदारी और जाति के महत्व को सिर्फ परंपरा के तौर पर नहीं, बल्कि समाज की नींव के तौर पर स्थापित किया। हालांकि एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को समझना भी जरूरी है। कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि कर्वे ने शायद गांव की एकता और सामंजस्य पर ज्यादा जोर दिया और जाति व्यवस्था के भीतर मौजूद आर्थिक शोषण और वर्ग संघर्ष जैसे पहलुओं पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद इरावती कर्वे का काम आज भी भारतीय गांव को समझने के लिए एक मील का पत्थर है। यह हमें दिखाता है कि गांव एक संगठित नेटवर्क है, जहां परिवार, रिश्तेदारी, जाति और धर्म मिलकर समाज की संरचना और उसकी स्थिरता को तय करते हैं। जब भी हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो एक तस्वीर जो है वो मन में जरूर आती है। एक बड़ा सा घर जिसमें कई पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं। ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक तरह का आर्थिक और सामाजिक किला है। लेकिन ये संयुक्त परिवार आखिर है क्या, और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि संयुक्त परिवार आखिर होता क्या है, इसकी पहचान कैसे होती है। फिर इसके फायदे और नुकसान दोनों पर एक नजर डालेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि आजकल आधुनिकता की दौड़ में इसका रूप रंग कैसे बदला है। और अंत में इसके गहरे समाजशास्त्रीय महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, किसी भी औपचारिक परिभाषा में जाने से पहले एक सवाल। जैसे ही कोई संयुक्त परिवार शब्द बोलता है तो मन में कैसी तस्वीर बनती है? ज्यादातर लोगों के लिए ये तस्वीर होती है एक बड़े से आंगन की, जहां दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं और ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं। कुछ ऐसा ही है ना? तो चलिए अब इस पारंपरिक तस्वीर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समाजशास्त्री यानी सोशियोलॉजिस्ट इसे कैसे परिभाषित करते हैं। तो इसकी सबसे सरल परिभाषा ये है कि ये एक ऐसा घर है जहां कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं और यहाँ सिर्फ छत ही साझा नहीं होती, बल्कि रसोई भी एक ही होती है। कमाई और खर्च से लेकर पूजा पाठ तक, मतलब सब कुछ एक सामूहिक इकाई के तौर पर किया जाता है। एक समाजशास्त्री हैं IP देसाई, उन्होंने इसे और भी ज्यादा स्पष्ट किया है। उनके अनुसार 2 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहली, कि सभी सदस्य आपस में रक्त संबंधी यानी ब्लड रिलेटिव्स हों, और दूसरी कि आर्थिक रूप से वो सब एक हों, मतलब सबकी कमाई एक ही जगह जमा हो और खर्चे भी वहीं से हों। वहीं इरावती कर्वे ने साझा पूर्वज और साझी संपत्ति पर जोर दिया। तो अगर इन सभी परिभाषाओं को हम मिला दें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि संयुक्त परिवार सिर्फ कुछ लोगों का एक साथ रहना नहीं है, बल्कि ये साझा जड़ों, साझा संपत्ति और साझा जिम्मेदारियों का एक मजबूत ढांचा है।
तो ठीक है, परिभाषाएं तो हमने देख लीं, पर इनके आधार पर वो कौन सी ठोस पहचान है, वो कौन सी निशानियां हैं जो किसी परिवार को संयुक्त बनाती हैं। चलिए, अब इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उन्हें जरा करीब से देखते हैं। एक संयुक्त परिवार की पहचान कई चीजों से होती है। सबसे पहले तो इसका बड़ा आकार, फिर एक ही छत के नीचे रहना, जिसे हम साझा निवास कहते हैं, सबकी कमाई और खर्च का एक होना, और संपत्ति पर सबका साझा अधिकार। हाँ, परिवार का एक मुखिया भी होता है जिसकी सब सुनते हैं और सारे त्योहार, पूजा पाठ एक साथ होते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे दिलचस्प और शायद सबसे मजबूत पहचान है, वो है साझा रसोई। सोचिए, एक ही चूल्हा जो पूरे परिवार को असल में जोड़ता है। पर ये जो पूरी व्यवस्था है, ये सिर्फ एक साथ रहने के लिए तो है नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये अपने सदस्यों के लिए और पूरे समाज के लिए आखिर क्या बड़े काम करती है? इसकी असली भूमिका, असल रोल है क्या? मोटे तौर पर देखें तो इसके 4 बड़े काम हैं। पहला, आर्थिक। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है जो हर किसी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। दूसरा, सामाजिक। ये अगली पीढ़ी को संस्कार देता है, समाज के कायदे कानून सिखाता है। तीसरा, भावनात्मक। ये हर सुख दुख में एक मजबूत सहारे की तरह खड़ा रहता है। और चौथा है सांस्कृतिक, यानी ये हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों की मशाल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इस व्यवस्था के जहां इतने सारे फायदे हैं, वहीं कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। एक सही तस्वीर देखने के लिए दोनों को समझना जरूरी है। देखिए, फायदे तो साफ हैं। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलती है, काम का बोझ बढ़ जाता है और मुश्किल समय में एक मजबूत भावनात्मक सहारा मिलता है। लेकिन इसकी एक कीमत भी है, जैसे व्यक्तिगत आज़ादी की कमी, आपसी कलह और मनमुटाव की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। और हाँ, निजता यानी प्राइवेसी, उसका तो लगभग अभाव ही होता है। और ये भी एक सच्चाई है कि खासकर पारंपरिक ढांचे में महिलाओं की भूमिका अक्सर बहुत सीमित रह जाती थी। लेकिन समय तो कभी एक जैसा नहीं रहता है ना। और फिर आई औद्योगिकरण और शहरीकरण की एक बड़ी लहर, जिसने इस पारंपरिक ढांचे पर बहुत गहरा असर डाला। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ ये कि जैसे जैसे उद्योग बढ़े और शहर फैले, लोग काम और बेहतर शिक्षा के लिए गांवों से निकलकर शहरों की ओर आने लगे। अब शहरों में एक तो जगह की कमी थी और दूसरा, एक अलग और स्वतंत्र जीवन जीने की चाहत भी थी। इन्हीं वजहों से एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ा, जिसमें सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। लेकिन कहानी में यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। परिवार का बाहरी ढांचा भले ही बदल गया हो, पर जो भावनाएं हैं, जो जुड़ाव है, वो खत्म नहीं हुआ। और इसी से एक नई अवधारणा, एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है, संशोधित संयुक्त परिवार। इसमें होता ये है कि परिवार के सदस्य अलग अलग शहरों में रहते हैं, पर पैसों से लेकर भावनाओं तक हर तरह से एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े रहते हैं। तो इन सारे बदलावों के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है वो अब पुरानी हो चुकी है, या आज भी इसका कोई गहरा समाजशास्त्रीय महत्व बाकी है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। समाज शास्त्रियों के मुताबिक आज भी संयुक्त परिवार भारतीय समाज की नींव का पत्थर है। ये सिर्फ एक परिवार नहीं है, बल्कि एक ऐसी संस्था है जो समाज में अनुशासन बनाए रखती है, हमारी संस्कृति को जिंदा रखती है और एकता को मजबूत करती है। और शायद इसी वजह से इसे भारतीय समाज में स्थिरता का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है। तो अंत में ये बात बिल्कुल साफ है कि संयुक्त परिवार सिर्फ एक छत के नीचे रहने की कोई व्यवस्था भर नहीं है। ये तो सहयोग, प्रेम, त्याग और जिम्मेदारी जैसे उन गहरे मानवीय मूल्यों का प्रतीक है जो किसी भी समाज को मजबूत बनाते हैं। हाँ, इसका बाहरी रूप भले ही बदल रहा हो, लेकिन इसकी जो आत्मा है वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। आज हम भारतीय समाज के उस ताने बाने को समझने निकले हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है, पर हमारे जीवन को हर पल आकार देता है। ये सिर्फ परिवार के बारे में नहीं है, ये उस छिपे हुए कोड को समझने जैसा है जिस पर पूरा समाज टिका है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रिश्तेदारी यानी नातेदारी व्यवस्था की। लेकिन इस दिलचस्प सफर में आगे बढ़ने से पहले बस एक पल के लिए सोचिए, किसी भी इंसान के सामाजिक जीवन की बुनियाद असल में क्या होती है?
वो कौन सी चीज़ है जो तय करती है कि समाज में हमारी जगह क्या होगी, हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी और हमारे अधिकार क्या होंगे? इसका जवाब समाजशास्त्र के नज़रिए से देखें तो एक ही शब्द में छिपा है, रिश्तेदारी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ये जानकर कि रिश्तेदारी होती क्या है, फिर इसकी कुछ खासियतों पर नज़र डालेंगे। हम रिश्तों के अलग अलग प्रकारों को समझेंगे, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के बड़े दिलचस्प अंतर देखेंगे, समाज में इसके काम और महत्व को जानेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि आज के मॉडर्न ज़माने में ये व्यवस्था कैसे बदल रही है। तो हमारा पहला पड़ाव, यहाँ हम रिश्तेदारी को सिर्फ एक परिवार के तौर पर नहीं बल्कि समाज की नींव के रूप में देखेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ खून के रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी चीज है। तो असल में ये रिश्तेदारी है क्या? इसे एक बहुत बड़े उलझे हुए नेटवर्क की तरह सोचिए। इस नेटवर्क में कुछ धागे खून के रिश्तों से बने हैं, जैसे माता पिता और बच्चों के बीच। कुछ धागे शादी से जुड़ते हैं, जैसे ससुराल पक्ष, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें समाज मान्यता देता है। तो ये एक पूरा जाल है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। और इसी बात को जानी मानी समाजशास्त्री इरावती कर्वे ने बड़ी खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ लोगों का एक ग्रुप नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे सामाजिक कर्तव्य और अधिकार तय करती है। कौन किसकी मदद करेगा, विरासत किसे मिलेगी, ये सब कुछ इसी व्यवस्था से तय होता है। और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस तो इस आइडिया को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि नातेदारी ही वो मशीनरी है, वो सिस्टम है जो समाज को एक साथ जोड़े रखता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है। मतलब ये उस गोंद की तरह है जो अलग अलग लोगों को एक समुदाय में बदल देती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये देखते हैं कि ये जो सिस्टम है ये बनता कैसे है। वो कौन सी खास बातें हैं, कौन से नियम हैं जो भारतीय नातेदारी प्रणाली की पहचान है। भारतीय नातेदारी व्यवस्था कुछ बहुत मजबूत सिद्धांतों पर टिकी है। पहली, ये पितृसत्तात्मक है, यानी आमतौर पर परिवार का मुखिया पुरुष होता है। दूसरी, ये पितृवंशीय है, जिसका मतलब है कि वंश और संपत्ति पिता की तरफ से ही आगे बढ़ती है। तीसरी, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच एक गठबंधन मानी जाती है। चौथी चीज है गोत्र व्यवस्था, जो एक ही पूर्वज के वंश में शादी पर रोक लगाती है। और हाँ, एक और बहुत ही अनोखी बात है, हमारी संबोधन प्रणाली। हर रिश्ते के लिए एक खास शब्द है, चाचा, मामा, ताऊ, फूफा। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ रिश्ते कितने अहम हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी विशेषताएं समझ गए हैं। अब ये जानना जरूरी है कि ये रिश्ते जो हैं ये कितने तरह के होते हैं। इन्हें हम नातेदारी के 3 मजबूत स्तंभ भी कह सकते हैं। तो ये रिश्ते बनते कैसे हैं? सबसे पहले आते हैं रक्त संबंध, यानी वो रिश्ते जिनसे हम जन्म से जुड़े हैं, जैसे हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन। फिर आते हैं वैवाहिक संबंध, जो शादी के जरिए बनते हैं, जैसे हमारे सास ससुर, साला साली। और फिर एक बहुत ही दिलचस्प टाइप है काल्पनिक संबंध। ये ना तो खून से बने हैं, ना ही शादी से, बल्कि समाज ने मान्यता देता है, जैसे गुरु शिष्य का रिश्ता या फिर मुंह बोले भाई बहन का रिश्ता। अब एक बात तो साफ है कि ये व्यवस्था पूरे भारत में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके नियम हर जगह एक जैसे हैं। चलिए अब उत्तर और दक्षिण भारत के बीच कुछ बड़े और दिलचस्प अंतरों पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी तुलना है। उत्तर भारत में देखें तो पितृसत्ता और पितृवंश के नियम अक्सर बहुत सख्त होते हैं और एक ही गोत्र में शादी करना तो बिल्कुल मना है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में कुछ समुदायों में चचेरे ममेरे भाई बहनों में शादी की इजाज़त होती है, जिसे क्रॉस कजिन मैरिज कहते हैं। इससे रिश्तों में ज़्यादा लचीलापन दिखता है। और हाँ, इस विषय पर इरावती कर्वे ने बहुत ही गहरा अध्ययन किया था। इतना सब कुछ जानने के बाद एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है कि भाई ये जो इतना बड़ा और जटिल सिस्टम है, ये समाज के लिए करता क्या है, इसका मकसद क्या है? आइए अब इसके सबसे जरूरी कामों को समझते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो रिश्तेदारी एक अदृश्य सरकार की तरह काम करती है। ये समाज में नियम कायदे बनाए रखती है, मुश्किल वक्त में अपने सदस्यों को आर्थिक मदद देती है। ये घर के बुजुर्गों और बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। यही वो व्यवस्था है जो हमें समाज में हमारी पहचान देती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता।
आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये सदियों पुरानी व्यवस्था भी बदल रही है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि आधुनिकीकरण का इस पर क्या असर पड़ा है। देखिए, शिक्षा के फैलने से, लोगों के शहरों में बसने से और औद्योगिकरण से बड़े बदलाव आए हैं। हम देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिलीज की जगह अब एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिलीज ले रही हैं। गोत्र और जाति को लेकर जो पुराने नियम थे वो अब ढीले पड़ रहे हैं। नतीजा, अंतरजातीय विवाहों में बढ़ोतरी हो रही है और एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव, समाज में महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हो रहा है। पर इन सभी बदलावों के बीच एक बात बिल्कुल साफ है, भारतीय समाज में रिश्तेदारी की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ये उस पेड़ की तरह हैं जो मौसम के साथ थोड़ा बदलता तो है, लेकिन अपनी जड़ों पर मजबूती से खड़ा रहता है। ये व्यवस्था भी खुद को नए जमाने के हिसाब से ढाल रही है, लेकिन आज भी ये सामाजिक जीवन के केंद्र में है, खासकर त्योहारों, खुशी और संकट के समय में।